नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, एक नई शुरुआत और इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था। आपने राष्ट्रपति पढ़ा, उसी समय मैंने आपको बताया भी था कि अ, जो संसद है, संसद के 3 भाग होते हैं। उनमें संसद मतलब 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो है वो संसद का सदस्य तो नहीं होता, लेकिन उसे संसद का भाग इसलिए माना जाता है क्योंकि कोई भी बिल, कोई भी अधिनियम तब तक लागू नहीं होगी, तब तक वो प्रॉपर वे में नहीं चलेंगी जब तक कि राष्ट्रपति का साइन ना हो जाए। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किया तो फिर चीज़ें नहीं होगी। तो इसलिए लोकसभा राज्यसभा में हमारे बिल बनते हैं, हमारे नियम्स बनते हैं, कानून बनते हैं, इस देश को कैसे चलाया जाता है वो चीज़ें डिस्कस होती है। और उन पे अंतिम मुहर जो लगती है वो राष्ट्रपति की लगती है। ये हमने पिछली क्लासेस में देखी। आपको लगता होगा कि ये जो लोकतंत्र है, जिसमें हम बोलते हैं कि जनता ही सर्वोपरि है, तो ये जो जनता की आवाज़ है उसको संसद तक पहुंचाता कौन है? और उस आवाज़ का सबसे बड़ा मंच का कौन सा है जहाँ से जनता की आवाज़ पहुँचती है और नियम कानून बनते हैं, नई विधियाँ बनती है। तो अगर कायदे से देखा जाए तो उसके लिए सबसे बड़ा मंच अगर कोई है तो वो लोकसभा है। तो आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के एक ऐसे संस्थान की चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे सीधे भारत की जनता से जुड़ा हुआ है। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो उन्हें जनता सीधे तौर पे चुनती है कि हमारी भविष्य की नीतियों को कौन देखेंगे, कौन बनाएंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि जो सरकार है वो लोकसभा में बहुमत खो चुकी है। सरकार गिर गई क्योंकि लोकसभा में उनके पास बहुमत नहीं थी। तो आखिर लोकसभा में बहुमत इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये भी आपके दिमाग में आता होगा कि क्या बिना बहुमत की चीज़ें नहीं चल सकती है? क्योंकि देखिए बात क्या है ना कि लोकसभा सिर्फ एक संसद का सदन नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अ सदन, यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों का सदन है। इसलिए इसे हाउस ऑफ द पीपुल या जनता का सदन भी कहा जाता है। तो इन्हीं टॉपिक पर हम बात करेंगे आज कि लोकसभा का गठन कैसे होता है, उसकी संरचना क्या क्या है, सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, कार्यकाल क्या है लोकसभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, और उसकी जो शक्तियाँ हैं चाहे वो विधायी हो या वित्तीय हो, मंत्रिपरिषद और लोकसभा का संबंध क्या है। इन्हीं टॉपिक्स को आज हम देखेंगे। एक बार मैं अपनी पेन देख लूँ कहाँ पे मैंने रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोकसभा से। हाँ, देखिए लोकसभा लोकतंत्र का वह स्तंभ है, लोकसभा लोकतंत्र का वह स्तंभ है जो सीधे भारत की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? भारत की जनता के आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें क्या क्या है क्या नहीं उसको हम अब देखेंगे। यहाँ पे लोकसभा क्या है? आप कभी पार्लियामेंट हाउस गए हो? कभी अगर आप दिल्ली में हो या दिल्ली आओ तो संसद भवन जरूर जाना। वहाँ पे दर्शक दीघा में बैठने के टिकट्स और पास बनते हैं। आप कभी जाओ, उनकी कार्यवाही देखो कि आखिर ये काम कैसे करते हैं, हाउ डू दे वर्क। इन चीज़ों को आपको देखना चाहिए। तो लोकसभा जो है भारतीय संसद का निम्न सदन है, लोअर हाउस है। देखिए ये चीज़ें आई है ब्रिटेन से, ठीक है। वहाँ पे 2 तरह के सदन थे, एक था हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा था हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो जो राज्यसभा है हमारे यहाँ वो उनके उच्च सदन जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे उनका है, और जो हाउस ऑफ कॉमन्स था उनका वो हमारे यहाँ लोअर हाउस है, हाउस ऑफ द पीपुल के नाम से जाना गया। इसके जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष नियंत्रण से चुने जाते हैं। लोकसभा में संपूर्ण देश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से प्रतिनिधि आते हैं। यह सदन भारत सरकार की कार्यपालिका पर सीधा नियंत्रण रखता है और जनता की प्राथमिकताओं को नीति का रूप देता है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि इनका काम है कि ये सरकार को नियंत्रित करें। हमारे द्वारा चुने हुए लोग हैं तो उन पर हमारा भी प्रेशर होता है और ये चीज़ों को देखते हैं और जैसे जैसे देश चल रही है उन चीज़ों को निपटाते हैं। बात करेंगे इनकी सदस्य संख्या एवं अवधि। वर्तमान में देखिए लोकसभा में 543 निर्वाचित सीटें हैं
निर्वाचित पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे आपको कुछ संशोधन पढ़ने को मिलेंगे। तो अभी कितने 543 निर्वाचित है। ये सभी सदस्य देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं। मतलब एक वो चुना गया कि इतनी जनसंख्या पे एक सीट होगी, और उस हिसाब से जिस स्टेट की जितनी जनसंख्या थी उसके हिसाब से सीटों का वितरण हुआ, ताकि कोई भेदभाव नहीं हो कि एक जो सांसद है वो 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और एक जो सांसद है वो 25 लाख का कर रहा है, तो फिर वो चीज़ें डिफरेंट हो जाएगी। तो एक वो रखा गया, आई थिंक शायद 10 लाख से, कि हर 10 लाख पे एक एमपी का सीट होगा। कार्यकाल, लोकसभा का समान कार्यकाल पहली जो बैठक की तिथि होती है, जिस दिन की फर्स्ट मीटिंग होती है, उससे 5 वर्ष का होता है। चुनाव के रिजल्ट के दिन से नहीं, जिस दिन की पहली बैठक होती है उस दिन से। इन चीज़ों को तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फंसाता है पेपर। और कंफर्म नहीं है कि 5 साल रहेगी ही रहेगी, एक बार बन गई तो। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे इनका बीच में विघटन हो जाता है, वो आप आगे देखेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ। और लोकसभा सांसद बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। आपको क्या बोलते हैं, आपकी जो एज है वो 25 साल की होनी चाहिए। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा। और देखते हैं कि कौन बन सकते हैं, मेंबर कौन बन सकता है, जिसे हम सांसद बोलते हैं, लोकसभा सांसद। तो कौन बन सकते हैं, इसकी योग्यता देखते हैं, और निर्वाचन पद्धति क्या है, ये सब भी हम देखेंगे। तो देखिए, उनकी जो योग्यताएं हैं वो अनुच्छेद 84 के अनुसार, आर्टिकल 48 के अनुसार क्या क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अब बाई बर्थ है या बाई रजिस्ट्रेशन है वो मैटर नहीं करता है, आप बस भारत के सिटीजन होने चाहिए। व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। आप में से अधिकतर की होगी, आप भारत के नागरिक भी हैं, तभी यूपी विशेष की तैयारी कर रहे हैं। और चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के समक्ष तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ लेना है। मैंने आपको तीसरी अनुसूची पढ़ाया था, जिससे मैंने आपको बताया था कि किनके किनके शपथ है। उससे मैंने आपको बताया भी था कि एमपी के जो शपथ होते हैं वो इसी के अंदर आता है। तो तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेना चाहिए। क्या क्या हो गया, भारत का नागरिक हो जाएगा, 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ये सब जो योग्यता है संवैधानिक है। कुछ ऐसे हैं जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से भी आते हैं, लेकिन इसमें 3 ही है, संविधान में 3 ही दिया हुआ है। क्या, इसी के किसी इसी के किसी व्यक्ति के सामने शपथ, इसी मतलब इलेक्शन कमीशन। तो अगर आपसे पूछेगा कि संविधान में क्या क्या योग्यताएं हैं, तो उसमें 3 ही हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष का होना चाहिए, और निर्वाचन आयोग के किसी अधिकृत व्यक्ति के समक्ष उसको तीसरी अनुसूची से शपथ लेना होता है। निर्वाचन आयोग बोल लीजिए, चुनाव आयोग बोल लीजिए, बात एक ही है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 क्या बोलता है? कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मतलब संविधान सभा ने बोला कि कुछ चीज़ें संसद में छोड़ देनी चाहिए, कि आगे के जो नियम होंगे वो रेलेवेंसी के हिसाब से संसद बना लेगी। तो इन्होंने भी कुछ बनाया। तो इन्होंने एक बनाया कि पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। मतलब देश के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नामांकित मतदाता होना चाहिए। ये नहीं कि हम बिहार के हैं तो हम यूपी से चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देश के किसी भी हिस्से में अगर पंजीकृत मतदाता हो, आपकी वोटर आईडी कार्ड बनी हुई है और वो लीगल है, तो आप चुनाव लड़ सकते हो। अब मोदी जी को ही देख लीजिए, उन्होंने बड़ौदा से भी चुनाव लड़ा और काशी से भी चुनाव लड़ा। बाद में उन्होंने एक सीट छोड़ दी, और छोड़नी पड़ती है। ये सब जब आप यूपीएससी की करोगे तो उसमें थोड़ा डीप में पूछेगा, इसमें इतना पूछता नहीं है। दूसरी चीज क्या, आरक्षित सीटें। SC ST हेतु आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उस वर्ग का सदस्य होना आवश्यक। जो सीटें रिजर्व है जिस क्लास के लिए, उनके उस क्लास से होना जरूरी है। ठीक है, तो 3 हो गए आपके संविधान से। नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए, और तीसरा चुनाव आयोग के किसी अधिकृत व्यक्ति के समक्ष उसको तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेना है। इसमें क्या क्या हो गया, एक तो हो गया कि पंजीकृत मतदाता होना चाहिए देश के किसी भी हिस्से में, और दूसरा क्या हो गया कि जो आरक्षित सीटें हैं वहाँ पे वो उसी वर्ग से होने चाहिए। ठीक है, निर्वाचन प्रक्रिया देखते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब कि जनता सीधे जाके वोट करती है। जनता किसी प्रतिनिधि के जरिए नहीं, वो सीधे जाती है, वो अपने चॉइस अपना इलेक्ट करती है। और इसमें एक सिस्टम होती है, इसे बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब होता है कि जो
जिनका सबसे ज़्यादा वोट हो। जरूरी नहीं कि आपको 50% प्लस ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट हो वो जीत जाएगा चुनाव। तो वयस्क मताधिकार है। वयस्क मताधिकार आपको पता होगा कि 18 वर्ष या उससे अधिक के आधार पर जनता द्वारा फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली, सबसे अधिक मत पाने वाला प्रत्याशी विजयी होगा। सबसे अधिक जरूरी नहीं है कि आपको बहुमत मिलना चाहिए, मतलब आधा से अधिक का आपको वोट मिलना चाहिए, ऐसे कोई रूल्स नहीं है। आपने राष्ट्रपति में पढ़ा होगा कि उसमें 50+1 चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको बस सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो जीत जाएगा। और इसका संचालन कौन करता है चुनाव का? तो भारतीय निर्वाचन आयोग करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जनसंख्या के आधार पर परिसीमन द्वारा गठित एकल सदस्यीय क्षेत्र, मैंने जो आपको बताया कि लोगों के पॉपुलेशन के हिसाब से एक वो डिसाइड किया गया है कि इतने पॉपुलेशन पे एक सांसद होंगे, वही यहाँ पे बता रहे हैं। नेक्स्ट है कि अयोग्यता, संवैधानिक अयोग्यता के आधार क्या क्या? अनुच्छेद 102 में ये संविधान के अंदर है। कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में भी आपको मिलेंगे। तो पहले संविधान वाला हम देखेंगे। तो संविधान में योग्यता पहला है कि लाभ के पद पे ना हो। क्या हो? लाभ के पद पे ना हो। केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करना। अब कौन कौन से लाभ के पद हैं उसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है, वो आपको नहीं जानना है क्योंकि कभी पूछेगा भी नहीं। बस अयोग्य होने का एक कारण है कि आप किसी लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप अयोग्य हो जाएंगे। दूसरा है कि दिवालिया ना हो और मानसिक स्थिति खराब ना हो। मानसिक स्थिति मतलब विक्षिप्त ना हो, क्योंकि अगर आप खुद विक्षिप्त रहोगे तो जनता को पागल कर दोगे, और जनता तो आपको बहुत विश्वास के साथ वोट दिए कि नहीं हमारे सांसद साहब जाएंगे, संसद में दहाड़ेंगे, नए नए नियम हमारे क्षेत्र के लिए बनवाएंगे। अब पता चला कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप खुद विक्षिप्त हो, तो जनता के लिए क्या करोगे? या फिर कोई बैंकरप्ट हो जिसकी साख इज्जत पहले से ही गिरी हुई हो, तो इन लोगों को ये भी अयोग्यता के वो हैं। और सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क घोषित होना अथवा इंसॉल्वेंट अघोषित दिवालिया होना। अब तीसरा है कि भारत की नागरिकता समाप्त होना। अगर आप मतलब जब आप चुनाव लड़े उस समय आप भारत के नागरिक थे, आप संसद बन गए, आपने छापा पैसा, एकदम 3-4 हज़ार करोड़ की संपत्ति बना ली। अब लगा कि यार ये इंडिया रहने लायक जगह नहीं है, चलते हैं कहीं और थोड़ा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज घूमते हैं। तो आप गए स्वीडन घूमने, आपको आ गया स्वीडन पसंद। अब आपका मन हुआ कि यहीं बस जाऊं, और बस जाऊं तो नागरिकता भी ले लूं, और इस चक्कर में आपने भारत की नागरिकता छोड़ दी। तो जिस दिन आपने छोड़ी उस दिन आपकी संसद की सदस्यता भी छूट जाएगी, ये याद रखना। आप संसद के सदस्य तभी तक हो जब तक आप भारत के नागरिक हो। अगर आपकी नागरिकता समाप्त होती है तो फिर खत्म, टाटा बाय बाय। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 क्या क्या बोलते हैं योग्यता के बारे में, उसका देखते हैं। लीगल डिस्क्वालिफिकेशन। लीगल डिस्क्वालिफिकेशन मतलब इसमें पहला आता है 2+ वर्ष की सजा। अब संसद साहब संसद बने, काले फॉर्चुनर से घूम रहे हैं, एकदम पूरा औरा रम रौला चल रहा है, मूड बना, किसी ने कुछ बेइज्जती कर दी, पीट पाट दिया, सर्वर फोड़ दिया, मर्डर कर दिया, कुछ कर दिया। अब होता क्या है कि आपने तो कर दिया, अब आपको आप पे होगा केस, आप जाओगे जेल। और अगर आपको न्यायालय ने 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा सुना दी तो आपकी संसद की जो सदस्यता है वो ख़त्म हो जाएगी, आप उसी समय अयोग्य हो जाएंगे। और ये तो 2 वर्ष हो गया, मतलब 2+ वर्ष। अगर वो 5 वर्ष की सुनाता है, देखो ऐसे समझो, 2 वर्ष से अधिक जितना और प्लस 6 वर्ष। जैसे अगर अभी आप सांसद हैं, आपको 3 वर्ष की सज़ा सुना दी गई, तो 3 वर्ष तो आपकी सज़ा की हो गई, और प्लस उसमें 6 साल और जोड़ लीजिए, तो 3 और 6 9 साल। 9 साल आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है? 9 साल आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर 5 साल की मिली है सज़ा तो 11 साल चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो जितने वर्ष की सज़ा मिली है 2 साल से अधिक, अगर 2 साल से कम की सज़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप रहिए, फिर आप ऐश मौज करिए। अगर 2 साल से अधिक की सज़ा मिलती है तो जितने अधिक की मिलेगी उसमें 6 वर्ष और जोड़ लीजिए, और इतने साल आप अयोग्य हैं सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए। फिर भ्रष्ट आचरण। अगर आपने कोई चुनाव में अपराध किया हो, कोई रिश्वतखोरी की हो, सामाजिक बुराइयां हो आपके में कुछ, तो उसके आधार पे भी आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जैसे छुआछूत, आपने आर्टिकल 17 पढ़ा है जिसमें आपको राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी पढ़ने को मिलता है, और सांसद साहब खुद छुआछूत कर रहे हैं।
दलितों के घर गए और उनकी थाली में खाना नहीं खाया कि अरे यार हम तुम्हारे यहाँ खाना कैसे खा लेंगे। तो ऐसे मानसिकता वाले लोगों को सही बताऊँ तो कायदे से भी सांसद नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एक गलत आदमी अगर किसी बड़े पोस्ट पे चला जाता है ना तो वो लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देता है। देखने में भले आपको ना फील हो, लेकिन एक बहुत बड़ी समाज, बहुत बड़े एक बहुत बड़ा ग्रुप कई साल पीछे हो जाता है, कई साल पिछड़ जाता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि जो जिन्हें हम चुन रहे हैं वो समाज के लिए काम करें, उनके अंदर कोई दुराभावना ना हो किसी को लेके। तो यही ये भी बोलता है कि छुआछूत, दहेज वगैरह में आप संलिप्त हो तो आप संसद सदस्य नहीं बन सकते हो। चुनावी खर्च ब्यौरा, निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव खर्च का लेखा जोखा अगर आपने नहीं दिया है, आप 10-10 फॉर्चूनर लेकर घूम रहे थे, वहाँ पे बता दिया कि हमने तो 1000 रुपये ही खर्च किए थे, तो ऐसे में भी आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। फिर आता है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल जो मैंने आपको बताया था, 10वीं अनुसूची। अब इसमें क्या होता है कि आप किसी राजनीतिक दल से, मान लीजिए कभी जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी छोड़िए, अगर आप जो अपोजिशन की पार्टी है, मान लीजिए कि आपने चुनाव लड़ा कांग्रेस से, आप कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और फिर चुनाव जीत भी गए, एकदम माला वाला पहन के घुमा क्षेत्र में। फिर कुछ दिन बाद लगा कि यार विपक्ष में रहने में मज़ा नहीं है, मन कर रहा है कि मंत्री बनूं, तो आपने कांग्रेस छोड़ दिया और ज्वाइन कर लिया रूलिंग पार्टी। अब रूलिंग पार्टी ज्वाइन करके आपका मन हुआ कि अब तो मैं मंत्री बन जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप पार्टी छोड़ रहे हो तो आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, आप सांसद ही नहीं रहोगे, ठीक है। फिर होता है विप। विप का उल्लंघन। विप, देखो विप क्या होता है कि एक रूलिंग पार्टी का एक सदस्य होता है, हर पार्टी का एक सदस्य होता है, और विप का काम होता है कि उनके जो पार्टी के सांसद हैं उनके लिए सूचनाएं जारी करना कि आपको किस मुद्दे पे वोट देना है, कब वोट नहीं देना है और कब मतदान करना है, ये चीज़ों को जारी करते हैं। और अगर आपकी पार्टी के विप ने बोला कि आपको इस नियम पे या इस कानून पे विरोध में वोट करना है, आपने पक्ष में वोट कर दिया, तो ऐसे ही विप के अगर नियमों का भी आपने उल्लंघन किया तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। ये सब 10वीं अनुसूची में है, दल बदल में। कौन कौन सा? स्वेच्छा से अगर आपने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया, विप का उल्लंघन किया, या फिर क्या होता है कि आप लड़े निर्दलीय, आपकी पकड़ अच्छी है जनता के बीच, और नेताओं को पार्टी से ज़्यादा जनता के बीच ही पकड़ रखनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि अगर आपकी जनता के बीच पकड़ है तो पार्टी मैटर नहीं करती है। तो वैसे ही आप लड़े निर्दलीय, एकदम जीत गए 40-50 हज़ार वोट से। अब जो रूलिंग पार्टी है उसको लगी कि अरे यार इसको अगर अपनी पार्टी में रख ले तो हमारा एक सीट कन्फर्म हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर तो हमें ये वाला सीट कभी हारेंगे ही नहीं। आपका भी मन किया कि अरे रूलिंग पार्टी में चल गए तो क्या पता कोई मंत्रालय मिल जाए, तो इस चक्कर में आपने ज्वाइन कर लिया। क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया कोई पार्टी को, जबकि आप विपक्ष, आप निर्दलीय थे, तब भी आपकी सदस्यता चली जाएगी। फिर जब आप राज्यसभा पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब उन 12 सदस्यों में से कोई भी सदस्य 6 महीने बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। और आप इसमें बहुत आप कन्फ्यूज होएंगे, जब स्टेटमेंट दे देगा 6 महीने के पहले, फिर 6 महीने के बाद। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि देखो भाई, मैंने तुम्हें मनोनीत किया, तुम्हें लाया, अगर जाना है तो अभी चले जाओ। क्या समझे? जाना है तो अभी चले जाओ। तुम 6 महीने बाद जाओगे, यार हमें लगाव हो जाएगा, फिर हमें दुख होगी, पीड़ा होगा और हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे अच्छा है कि तुम अभी चली जाओ, 6 महीने बाद जाके धोखा देने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो ऐसे करके मैंने ट्रिक याद किया था कि अगर 6 महीने के बाद जाओगे तो हम आपकी सदस्यता कर देंगे ख़त्म। अगर आपको जाना है तो अभी चले जाओ, मुझे ज़्यादा दुख नहीं होगा। 6 महीने बाद हमें लगेगा बुरा और हम आपकी सदस्यता ख़त्म कर देंगे। तो क्या क्या हो गया? 4 हो गया। एक तो हो गया कि आप स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देते हैं अपनी पार्टी से। दूसरा हो गया कि विप के नियमों का आपने उल्लंघन किया है। तीसरा क्या हो गया कि आप निर्दलीय जीते और कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। चौथा क्या हुआ कि आपको मना के लाया गया, मनोनीत किया गया और आप 6 महीने तक आप इनके साथ रहे, फिर आप कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ली, तो उसमें भी आपकी सदस्यता ख़त्म हो जाएगी। ये मैंने आपको बता ही दिया 2 वर्ष की वो सज़ा वाली चीज़। अब ये देखिए कि प्राधिकारी कौन है, इसके लिए कौन ये चीज़ें डिसाइड करेगा कि किसकी सदस्यता जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए।
तो संवैधानिक अयोग्यता जो है अनुच्छेद 102 जो मैंने आपको बताया था, उसका निर्णय कौन लेगा? भारत के राष्ट्रपति लेंगे। लेकिन इसमें निर्वाचन आयोग की जो सलाह है वो बाध्यकारी है। भारत के राष्ट्रपति ऐसे ही मन से नहीं किसी को अयोग्य घोषित कर देंगे, उन्हें निर्वाचन आयोग की सलाह पे ही ये काम करना होगा। अब जो 10वीं अनुसूची है उसके अंदर अगर किसी कोई अयोग्य होता है तो उसके लिए अथॉरिटी लोकसभा स्पीकर है। कौन है? लोकसभा स्पीकर। राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति होंगे, यहाँ पे लोकसभा स्पीकर होगा। लेकिन अगर ये करते हैं, पहले क्या था ना कि लोकसभा स्पीकर ने अगर किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया 10th शेड्यूल के हिसाब से, तो किसी भी कोर्ट में उसकी कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। कर दिया तो कर दिया। तो इसमें चीज़ें बहुत अजीब होने लगी, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष अधिकतर मोस्टली रूलिंग पार्टी के होते हैं। तो कभी कभी व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए आपने चीज़ों को ऐसा कर दिया, आपने उन्हें हटा दिया, तो फिर क्यों होता हो लोगों ने केस हुआ। उसे बोला गया कि नहीं, लोकसभा अध्यक्ष अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करते हैं तो वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। न्यायिक समीक्षा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा होगी। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया वही हमारा वचन ही है शासन, ऐसी वाली कहानी नहीं है। न्यायिक समीक्षा होगी। वो जो जिसे डिस्क्वालीफाई किया गया है वो कोर्ट जा सकता है सीधे। अगर एक शब्दों में बताऊं तो वो कोर्ट में वो आपको चैलेंज कर सकता है। तो कब हुआ कि हो तो हो लोहन में, लेकिन 10th शेड्यूल पे हटाएगा कौन? लोकसभा अध्यक्ष। अब भ्रष्ट चुनाव याचिका इलेक्शन पिटीशन में डिसीजन कौन देगा? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय? नीचे वाले न्यायालय नहीं, कौन देगा? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। और इनका डिसीजन का बेस क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951। अब देखते हैं कि लोकसभा की सीट रिक्त कैसे होती है। अयोग्यता तो मैंने बता दिया। अब रिक्त होने का देखो, एक तो है कि त्याग पत्र। आप सदस्य हैं, आपका मन कर रहा है कि यार देखो संसद में बैठ के मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं एकदम गांधी जी के रास्ते पे चलूँगा और काम करूँगा अपने क्षेत्र में, देश के लिए समाज सेवा करूँगा, ये सांसद ही नहीं होगी मेरे से। तो आपने दे दिया त्याग पत्र। अब त्याग पत्र दोगे किसको? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको दोगे। तो आपने त्याग पत्र दे दिया तो आपकी सीट खाली हो गई। दूसरा है कि आप किसी कारण से अयोग्य घोषित किए गए। जो मैंने आपको पीछे योग्यता के मापदंड बताए उनमें से किसी एक पे आप एकदम खरे उतर गए तो आपको हटा दिया जाएगा। तीसरा क्या होता है कि अनुपस्थिति। बिना अनुमति के आप 60 दिन से अधिक अनुपस्थित हो। आप सांसद ही जीते, उसके बाद पता चला घूमने चले गए, 3-4 साल तक तो नज़र ही नहीं आ रहे हो लोकसभा के किसी सत्र में। तो ऐसे अगर आप लगातार 7 दिन अनुपस्थित रहे, उसमें भी एक रूल है, ऐसे आपसे इतना डीप में पूछेगा नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ, बातें चल रही है तो कि लगातार 4 दिन से अधिक अगर संसद का स्थगन हो रखा हो या सत्रावसान हो रखा हो तो उन दिनों को काउंट नहीं किया जाएगा। 4 दिन से कम का अगर है तो उसको काउंट किया जाएगा। और उस काउंटिंग के हिसाब से अगर लगातार 7 दिन के लिए आप अनुपस्थित है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपकी सीट रिक्त हो जाएगी। चौथा है कि चुनाव रद्द हो गया। आपने चुनाव लड़ा, कर दिया कुछ घोटाला, क्या किया? कुछ घोटाला कर दिया, तो आपका चुनाव हो गया रद्द। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ने बोला कि एकदम प्रॉपर बदतमीजी की गई है इस चुनाव में, गुंडागर्दी की गई, ऐसा हुआ है। तो ऐसे में अगर आपका चुनाव रद्द हो गया तो भी आपको हटा दिया जाएगा। भाई जब चुनाव ही गलत तरीके से हुआ है तो फिर क्या ही बात बनता है। हम देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या हुआ है, इतनी चीज़ें, इतने रूल्स क्यों बनाए गए हैं। देखिए, सबसे बड़ा पहला बात है कि संसदीय अखंडता की पात्रता एवं अयोग्यता के नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि केवल जन उत्तरदायी प्रतिनिधि संसद पहुंचे। देखिए, जो आपके लिए नियम बना रहे हैं उन लोगों को सही होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के पहुंच गया और वो अगर एक खराब व्यक्ति जाएगा, वो 10 लाख लोगों के लिए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सोच लीजिए कि उसके एक डिसीजन से कितनी ज़िंदगी तबाह हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को सही रखने के लिए, ताकि अच्छे अच्छे लोग पहुंच सके उस संसद भवन के दरवाजे तक, इसके लिए इनको रखा गया है, इन नियम्स को। दूसरा है कि न्यायिक समीक्षा होती रहती है, कि ऐसा नहीं कि जो एक बार बन गए वो बन गए। अगर आपने गलत तरीके से बने हो, कुछ चीज़ें गलत हुई है तो आपके खिलाफ एक्शंस लिए जाएंगे, इसके लिए कोर्ट्स हैं। फिर तीसरा संसदीय अनुशासन, कि आपको आना ही आना है, जो मैंने आपको 60 दिनों वाली कहानी बताई थी। तो ये चीज़ें हैं। अब एक बार कार्यवाही देख लेते हैं कि चीज़ें होती कैसे कैसे हैं। संसद के अंदर लोग करते क्या है? बैठ के क्या है, जाते हैं मेस में खा के चले आते हैं? तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। हम देखेंगे कि संसद की संरचना एवं सत्र क्या है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं।
तो देखिए, संसद का रूल है कि 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के बीच में। तो अगर 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए तो आप समझ लीजिए कि लगभग साल में 2 सत्र तो हो ही जाएंगे, 12 महीने का वो है तो मिनिमम 2 सत्र होने ही चाहिए। आपसे स्टेटमेंट पूछ सकता है कि संसद के लिए संसद में मिनिमम कितने सत्र हो सकते हैं, होने चाहिए, हो सकते हैं नहीं होने चाहिए, तो मिनिमम 2, तभी 6 महीने के गैप में साल में 2 करेंगे तो हम हो सकते हैं। लेकिन हमारे देश में 3 सत्र होती है ऐसे नॉर्मली। पहला होता है बजट सेशन। बहुत लोगों को पता होगा कि बजट सत्र जो होता है वो जनवरी से अप्रैल तक चलता है। कब से? जनवरी से अप्रैल तक। यह वर्ष का पहला और सबसे लंबा सत्र होता है। इसमें देश का बजट प्रस्तुत और पारित किया जाता है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो बजट है, इस शब्द को संविधान ने कभी आज तक यूज ही नहीं किया है। क्या किया है? संविधान ने कभी यूज नहीं किया। संविधान इसकी जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण लिखता है। क्या लिखता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। आप जब आर्टिकल 112 पर होगे तो आपको मिलेगा वार्षिक वित्तीय विवरण। फिर आप कंफ्यूज हो गए, सर आपने बजट पढ़ा दिया, बजट तो कहीं है ही नहीं बेयर एक्ट में। तो बजट नहीं होता है मित्र, क्या होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। तो बजट सत्र कब से है? जनवरी से लेके अप्रैल तक, और सबसे पहला और सबसे लंबा सत्र होता है। दूसरा होता है मानसून सेशन, जो अभी चल रहा है। मानसून सत्र जुलाई से लेकर अगस्त, 2 महीने, जुलाई और अगस्त। यह वर्ष का दूसरा सत्र होता है। इसमें मुख्य रूप से विधायी कार्यों और सार्वजनिक महत्व के विधेयकों पर चर्चा की जाती है। ठीक है। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन। शीतकालीन सत्र नवंबर और दिसंबर। यह वर्ष का सबसे छोटा सत्र होता है। इसमें जो बचे हुए विधायी कार्य होते हैं जो मानसून सत्र के थे, उसको अंतिम रूप दिया जाता है। तो सबसे मेन जो डेंस होता है, जिसमें मोस्टली कानूनें बनती है, वो मानसून सेशन ही होता है। अभी आप देखते हो कि मानसून सेशन में सबसे ज़्यादा हो हल्ला होता है, जैसे अभी भी हो रहा है। अब किन मुद्दों पर हो रहा है, विपक्ष सही है गलत है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि संसद चलना चाहिए। और संसद को चलाना बस विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, ना ही रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी है। रूलिंग पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि हम ऐसे कार्य करें जिससे कि विपक्ष संसद को शांति से चलने दे, कुछ ऐसा ना हो जिसमें हंगामा ज़्यादा हो। तो ये इनका कर्तव्य है। बाकी तो देखिए क्या होता है। वो हल्ला होने पे हमारे देश के संसाधन ही खराब होते हैं, ख़त्म होते हैं, काम कुछ नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गया मानसून सत्र, विंटर सेशन और बजट सत्र। बजट सत्र समझ गए, जनवरी से अप्रैल। मानसून जुलाई से अगस्त। और विंटर सत्र नवंबर से दिसंबर। ठीक है। सबसे छोटा विंटर, सबसे बड़ा बजट। नेक्स्ट है दिनचर्या क्या होता है। ये जाके कितना बजे से कितना बजे तक क्या करते हैं। ठीक है। तो देखिए 11 बजे से शुरू होता है। क्या होता है? 11 बजे से शुरू होता है 12 बजे तक। इसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल। अब इस समय क्या होता है कि दिन की शुरुआत जो है वो मंत्रियों से प्रश्न पूछकर सरकार की जवाबदेही तय करनी होती है। अब देखो 11 से 12 बजे हो गया प्रश्नकाल। इसमें क्या होता है कि मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके कृत्यों को लेकर उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मंत्रियों को उनके आंसर्स देने होते हैं। 3 टाइप के प्रश्न होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी बस ये याद रखिए कि सबसे पहला टाइम प्रश्नकाल का होता है 11 से 12 बजे तक। 12 से 1 बजे का जो टाइम होता है वो शून्यकाल, 0 आवर। ये जो 0 आवर है ना, ये कहीं संसद वो किसी संविधान में लिखा हुआ नहीं है, ये हमारा देन है। हमने दुनिया को 0 आवर बताया है। 0 भी हमने दिया है, 0 आवर भी हमने ही दिया है। इसमें क्या होता है कि बिना पूर्व सूचना के अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे उठाने का अनौपचारिक समय। जैसे हुआ क्या कि ऐसे नॉर्मली 10 दिन की या 7 दिन की सूचना दी जाती है किसी क्वेश्चन को पूछने से पहले। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो रिसेंटली घटित हो गई। अब उसके लिए हम सूचना दें, फिर हम आपसे पूछें तो काफ़ी लेट हो सकता है। तो ऐसे एकदम इमरजेंसी जो लोक महत्व के पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे हैं, उनके लिए 0 आवर का टाइम होता है कि इस समय आप पूछ सकते हैं। फिर ये लोग आराम से खाना वाना खाते हैं, लंच वंच करते हैं कैंटीन में जाके। फिर 2 बजे के बाद मुख्य विधायी कार्य होते हैं। भोजन अवकाश के पश्चात विधेयक प्रस्ताव और बजट पर चर्चा व मतदान आयोजित होता है। मैंने इसको ऐसे याद किया था कि देखिए, मैं आया, संसद में पहुंचा, उन्होंने मेरे से पहुंचते ही कुछ पूछ लिया। अब पूछ लिया, मैं तैयार नहीं था, तो मेरा दिमाग एकदम शून्य हो गया, 0 में मैं पहुंच गया कि अरे यार ये क्या पूछ लिया। तो उसके बाद मेरा दिमाग ख़राब हुआ, मैं लंच करने चला गया कि नहीं मैं खा के आऊँगा, दिमाग चलेगा तब बताऊँगा। अब खा के आया,
दिमाग थोड़ा चला, फिर मैंने चीज़ों को बताया, फिर विधायी प्रक्रिया हुई। तो ऐसे याद किया था मैंने कि पहले प्रश्न पूछा, फिर मैं सुनने हो गया, फिर मैं खाना खाने चला गया, खा के आया तो फिर बताया उनको कि यार रुको। ठीक है, 3 तरीके के प्रश्न होते हैं। ठीक है, प्रश्न 3 तरीके के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस। तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना। जो तारांकित होते हैं, स्टार जो होते हैं, उसका आंसर ओरली दिया जाता है, मतलब मौखिक दिया जाता है। अब आंसर देने के बाद आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हो? सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इनकी पहचान के लिए इस पर स्टार लगाया जाता है। मैंने इसको ऐसे याद किया था कि देखो, हम लोग जब वो करते हैं, पेपर की तैयारी करते हैं किसी एग्ज़ाम की, तो इस पर स्टार लगा के रखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे रटे जाते हैं। अब रटे जाएंगे तो रटने का मतलब क्या होता है कि कभी पूछ लो, मुंह से बोल दूंगा। तो ऐसे याद रखना कि तारांकित जो प्रश्न है उसको मुंह से बोल के आंसर देना होता है, क्योंकि आपने रट रखा है। तो मौखिक, अब उससे उसके पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको पहले बता दिया गया है कि हाँ ये तारांकित है। फिर आता है अतारांकित, अनस्टार्ड। इसका आंसर लिख ही देना होता है, क्योंकि आप इसके लिए तैयार नहीं हो तो आप आराम से लिख के दो, टेबल पर रख दिया जाता है। इसमें कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। क्या किया जाता है? इसमें कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। फिर आते हैं अल्प सूचना, शॉर्ट नोटिस पे। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 10 दिन से कम के नोटिस से पूछा जाता है। मैंने आपको बताया था कि 10 दिन का नोटिस देना होता है, लेकिन जो 10 दिन से कम के नोटिस से पूछा जाता है उसको शॉर्ट वो क्वेश्चंस बोलते हैं, अल्प सूचना के क्वेश्चंस। इसका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है और लोक महत्व के तत्काल मामलों से संबंधित है। क्या है? लोक महत्व के तत्काल, ये 0 आवर के टाइम में मोस्टली पूछा जाता है। तो तारांकित हो गया, अतारांकित हो गया और अल्प सूचना हो गया। तो तारांकित जो है वो मौखिक है, उसमें पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। अतारांकित का लिखित आंसर देना होता है, उसमें आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। और जो लोक महत्व के मुद्दे हैं जो अल्प सूचना के आधार पर पूछा जाता है, इसके भी आंसर मौखिक देने होते हैं। ठीक है, देखते हैं शून्यकाल, 0 आवर। यह जो है वो भारतीय संसद की विशुद्ध देन है। कब से? 1962 से। शून्यकाल की शुरुआत किसने की है? हम लोगों ने किया। ब्रिटेन संसद में ऐसा कुछ नहीं था। यह नियम पुस्तिका में उल्लेखित भी नहीं है। और एक कब होता है? प्रश्नकाल के ठीक बाद, दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। फिर आता है आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा वही कि जो अभी के लोक महत्व के जो मुद्दे हैं जिन पर तुरंत बात करना जरूरी है, हम नोटिस देने का टाइम नहीं ले सकते, उनके स्पष्टीकरण हेतु। इसके लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता है, मतलब ऐसे ही कैजुअली चीज़ें पूछ ली जाती है, भैया ऐसा क्यों हुआ। अब एक बार देख लो कि विधेयक पारित कैसे होते हैं। कोई भी जो बिल आया वो पारित कैसे होता है, उसमें कैसे चीज़ें होती है। तो देखो, मैंने इसको तो ऐसे किया था कि 1 2 3 2 पी। इसका मैंने ट्रिक ये बताया था कि 1 2 3 2 पी। अब एक से क्या हुआ कि प्रथम वाचन में कुछ नहीं होता है, बस जो विधेयक है उसको पेश किया जाता है, और राजपत्र जो है, गैजेट ऑफ इंडिया है, उसमें उसका प्रकाशन होता है। प्रथम वाचन में बस यही होता है। फिर आता है द्वितीय वाचन। इसमें अब उस पर डीपली रिसर्च किया जाता है, उस पर चर्चा किया जाता है। ठीक है, फिर आता है तृतीय वाचन। अब तृतीय वाचन में क्या होता है कि विधेयकों को स्वीकार करना है कि अस्वीकार करना है, इस मामले में मतदान होता है। फिर जो दू है उसे सेकंड, मतलब है द्वितीय सदन में जाता है, और दूसरे द्वितीय सदन में भी तीनों चीज़ें होती है, फिर राष्ट्रपति स्वीकृत करता है। ऐसे समझो, जैसे मेरे पास एक विधेयक है, ठीक है, ऐसा है नहीं और ना ही मैं कोई सांसद सदस्य हूँ। एक विधेयक है, मैं इसको आया लोकसभा में लेके, मैंने इसकी नोटिस दे रखी है पहले से कि मैं विधेयक लेके आने वाला हूँ। तो मैं लेके आया, तो जब जिस दिन लेके आया मैं उसको प्रस्तुत किया कि भैया ये है विधेयक, इसको गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया गया। तो ये जो प्रक्रिया हुई उस दिन बस वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं प्रथम वाचन। उसके बाद क्या होगा कि लोग उसको पढ़ेंगे, समितियां जो है वो उनके खंडों को डीप रिसर्च करेगी, तो उसके बाद उस पर बहस होगा, चर्चा होगा कि हाँ भैया आपने ये क्यों लिखा, एक क्यों लिखा, ऐसे क्यों लिखा। तो इसे बोलते हैं द्वितीय वाचन। क्या बोलते हैं? द्वितीय वाचन। अब द्वितीय वाचन हो गया, सब चर्चा वर्चा भी हो गया, सब संतुष्ट हो गए, तो अब होगा मतदान कि देखो भैया जो बहस होना था हो गया, जो आपको चर्चा करना था कर लिया, बताओ कि ये विधेयक पारित होना चाहिए कि नहीं। उसके लिए होगी वोटिंग, इसको बोलते हैं तृतीय वाचन। और तृतीय वाचन में वोटिंग हुआ तो ये जिस सदन में, जैसे मैं अगर लोकसभा में लेके गया तो लोकसभा में वोटिंग हुआ, अगर वहाँ से पास हो गया, अब पास हो गया तो फिर मैं आपको एक डायग्राम ही बनाता हूँ सीधा।
ऐसे शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूँ। देखिए, मैं ए रहा बिल, ठीक है। ए आया फर्स्ट वाचन लोकसभा में। इसको क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत किया गया प्लस प्रकाशित किया गया, प्रकाशित किया गया, ठीक है। फिर होगा द्वितीय वाचन। इसमें क्या होगा कि चर्चा होगा, विधेयक की जांच होगी, ठीक है। फिर होगा तृतीय वाचन। इसमें क्या होगा? इस पे मतदान होगा। क्या होगा? मतदान होगा। अगर अब यहाँ पे दो चीज हो सकता है कि यहाँ से तो या तो पारित होगा या तो अस्वीकार होगा। बहुमत नहीं मिला तो ये पारित नहीं हुआ, ठीक है। दो ही चीज हो सकता है। अगर ये पारित हो गया तो क्या होगा कि ये दूसरे सदन में जाएगा। अगर लोकसभा में इसको लाया गया था तो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में लाया गया था तो लोकसभा में जाएगा, तो ये दूसरे सदन में जाएगा। और अस्वीकार हो गया तो बिल यहीं खत्म हो जाएगा। अब दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा, आया दूसरे सदन में, तो यहाँ वापस प्रथम वाचन होगा, द्वितीय वाचन होगा, तृतीय वाचन होगा। तृतीय वाचन में क्या होता है? मतदान, मतदान होगा। अगर यहां से भी पारित हो गया, अगर यहां से भी पारित हो गया तो ये राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा, राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा हस्ताक्षर के लिए। अब इसमें राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है वो मैंने आपको बताया था। राष्ट्रपति में यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये या तो अगर साधारण विधेयक हो तो या तो स्वीकृति दे सकते हैं, यहाँ चलो ठीक है, या फिर पास नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई संशोधन कर सकते हैं इस बिल में कि यार मेरे हिसाब से ये चीज़ होनी चाहिए। अगर स्वीकृति दे दी तब तो सही है, पारित हो गया यहाँ से। तो अगर पारित नहीं हुआ तो फिर अगर साधारण विधेयक है तो उस पर संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। और अगर इन्होंने कुछ संशोधन करके दिया और वापस लोकसभा में गया तो अब वो संशोधन मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये चीज़ें आप भैया और आगे पढ़ोगे तो आप इसको याद रख लो कि तीन चीज़ यहाँ पे कर सकती है, स्वीकृत कर सकती है, अस्वीकृत कर सकती है, संशोधन कर सकती है। अगर संशोधित करके उन्होंने पारित कर दिया तब तो पारित हो गया, और संशोधन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो फिर से वापस उस बिल को भेजेगी। तो यही चलते रहता है। तो ये हो गया वाचन। आपने 5 वाचन देख लिए। इसके कहाँ गया? तो यही है कि द्वितीय सदन में भी तीनों वाचन की प्रक्रिया से गुजरेगा। फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो विधेयक है वो बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। अब देखते हैं कि संसदीय प्रस्ताव कौन कौन से हैं, पार्लियामेंट्री मोशंस। देखिए मेनता 4 है, 4 ऐसे प्रस्ताव हैं जो संसदीय हैं, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उनमें पहला है स्थगन प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन। इसका काम है कि जो अति महत्वपूर्ण विषय हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस पर चर्चा हेतु सदन का जो नियमित कार्य है उसे रोकना। जैसे सदन जो नियमित काम कर रहा है, अब आपको है कि नहीं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसपे वो क्या करना है, बात करना जरूरी है, तो आप स्थगन प्रस्ताव लेके आओगे। तो ऐसा थोड़े कि कोई एक आदमी चाहेगा और ले आएगा, उस ऐसा नहीं है। नहीं तो हर कोई दूसरे दिन स्थगन प्रस्ताव ले आए। तो इसके लिए कम से कम 50 उसके समर्थक होने चाहिए उस प्रस्ताव के, ठीक है। दूसरा अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये आपको पता होगा कि केवल लोकसभा में लाया जाता है जब विपक्षी दल को लगता है कि नहीं, जो सरकार है वो अपना बहुमत खो चुकी है, वो लोकसभा में बहुमत खो चुकी है मंत्रिपरिषद, तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। अगर नहीं पास हुआ तब तो सही, अगर पास हो गया तो सरकार गिर जाती है। ये आर्टिकल 75। फिर है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन। अब इसमें क्या होता है, किसी मंत्री का ध्यान किसी लोक महत्व के चीज़ों पे लाना बहुत ज़रूरी हो, एकदम क्या बोलें कि लेट नहीं होना चाहिए इन टॉपिक्स, इन चीज़ों पे ध्यान आने में। तो उसके लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया था कि मंत्री जी इस पे ध्यान दे लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है अभी देखना। तो चौथा आता है निंदा प्रस्ताव। अब निंदा का मतलब कि आपकी निंदा किया जाएगा, आप मंत्री हो या आप सरकार के कार्यों के प्रति अगर कोई सांसद सदस्य खुश नहीं है
संतुष्ट नहीं है तो वो निंदा प्रस्ताव लाएंगे। एक एथिकल प्रेशर होता है और कुछ नहीं। तो निंदा प्रस्ताव ला के आपकी निंदा करेंगे, फिर शायद आपको भी फील हो कि नहीं यार ये चीज़ तो हमने गलत किया, सांसद सदस्य हमसे नाराज हैं। तो चार ही है मेनली: स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। इसके पास नहीं होने पे क्या होता है कि सरकार गिर जाती है, सरकार गिर जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बजट कैसे पारित होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि बजट सत्र जो आपने अभी पढ़ा उसको पारित कैसे किया जाता है। तो बजट पारित करने के 6 चरण है। इसका ट्रिक है PGSVAF। क्या है PGSVAF? पी से प्रेजेंटेशन, मतलब प्रस्तुतिकरण। हम पहले बजट लेके आए, उसको प्रस्तुत किया, फिर क्या होगा कि जी मतलब जनरल डिस्कशन। अब द्वितीय वाचन होगा, उस पर आम बहस होगा। पहले तो हमने वो किया, पहले तो हमने प्रस्तुत किया इसको, उसके बाद फिर उस पर अब बहस होगा। तो ये हो गया आपका जनरल डिस्कशन। फिर होता है स्क्रूटनी, समिति द्वारा जांच। जो संसदीय समितियां वो इनकी जांच करेंगी बजट की, उन पे बात करेंगी। फिर है वोटिंग ऑन डिमांड्स, अनुदान मांगों पे वोट। फिर है विनियोग विधेयक पारित करना, और फिर वित्त विधेयक पारित करना। देखो क्या होता है, ऐसा समझो बजट प्रस्तुत किया आपने, अब उस पर चर्चा होगा, सारे सदस्य उस चर्चा को में भाग लेंगे, वो चीज़ों को देखेंगे, कहाँ पे क्या चीज़ें कितने खर्च हुए वो देखेंगे। वो फिर उसके बाद वो बजट समिति के पास जाएगी, समिति उसको जांच करेगा कि क्या ये जो चीज़ें हैं वो सही हैं नहीं है, क्या चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए, क्या चीज़ें हटानी चाहिए। फिर उसके बाद आप अनुदान मांग लाएंगे कि हमें इतना पैसा अगले साल के लिए चाहिए, तो उस पर वोटिंग होगा। ये चौथा चरण है। पांचवा में आप फिर विनियोग विधेयक लाएंगे, एप्रोप्रिएशन बिल, उस पर मतदान होगा, वो पास होगा। फिर छठा में क्या हो जाएगा कि वित्त विधेयक पारित होगा और आपका बजट पारित हो गया। इसमें क्या है कि जो अनुदान मांगे हैं वोटिंग ऑन डिमांड से केवल लोकसभा में होती है, इसके लिए राज्यसभा की कोई जरूरत नहीं है, राज्यसभा का इसमें कोई पावर नहीं है। तो 6 चरण है, इनको बस थोड़ा ध्यान रख लेना। अब थोड़ा देख लेते हैं कि साधारण विधेयक और धन विधेयक, इन दोनों में क्या अंतर है। साधारण विधेयक और धन विधेयक, ये आर्टिकल 110 में है। देखिए अब तुलना का आधार देख लेंगे, दोनों में अंतर क्या है वो देख लेंगे। तो साधारण विधेयक जो होता है वो लोकसभा के संसद के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लेकिन जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा। कहाँ होगा? केवल लोकसभा में। साधारण विधेयक 107 108 में आता है, धन विधेयक 110 में आता है। अब जो साधारण विधेयक है उसमें राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, राष्ट्रपति को सिफारिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति या पूर्व सिफारिश से ही पेश किया जाता है। साधारण विधेयक में क्या है कि राज्यसभा किसी विधेयक को 6 माह तक रोक सकती है अपने पास, उस पर चर्चा करने के लिए या उस पर वोटिंग करने के लिए आप 6 माह तक रोक सकते हैं, और आप उसमें संशोधन कर सकते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ें नहीं पसंद है, मैं संशोधित कर रहा हूँ, आप भी एक बार देख लेना। लेकिन जो धन विधेयक है उसे बस राज्यसभा 14 दिनों के लिए रोक सकती है। अगर 15वां दिन हो गया और आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया है तो आपको ये मान लिया जाएगा कि राज्यसभा से बिल पारित हो चुका है, और इसमें कोई संशोधन भी नहीं कर सकती है राज्यसभा। इसमें इनकी पावर बहुत लिमिटेड होती है, ये या तो पारित करेगी या नहीं पारित करेगी। नहीं भी पारित करेगी तो 14 दिन में पारित हो जाएगा, लेकिन कोई संशोधन नहीं कर सकती है, केवल 14 दिनों तक उसे रोक के रख सकती है। अब साधारण विधेयक में अगर असहमति हो दोनों सदनों के बीच में तो हम संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, लेकिन धन विधेयक के मामले में हम कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, क्योंकि उसमें राज्यसभा की इतनी पावर ही नहीं है। मेनली वो चीज़ें वो लोकसभा के पास ही है। तो एक वो था मेन 4 ही पॉइंट याद रखना कि साधारण विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में पारित साधारण विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होता है, और धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में पारित होता है। साधारण विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए, प्रस्तुत होता है, मैं पारित बता रहा हूँ। साधारण विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की जरूरत नहीं होती है। धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की जरूरत होती है। तीसरी चीज कि साधारण विधेयक के मामले में लोकसभा और राज्यसभा के पास लगभग समान शक्तियाँ हैं, वो 6 महीने तक रोक सकती है बिल को और संशोधन कर सकती है।
लेकिन धन विधेयक के मामले में वो बस 14 दिनों तक रोक सकती है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। ये हो गया। और संधान विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, धन विधेयक में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सत्र, इनके कुछ ट्रिक्स मैंने लेके आया हूँ आपके लिए, इसका आप एक बार देख लेना कि सत्र कौन कौन से होते हैं। 3 होते हैं। BMW तो आपको पता ही होगा गाड़ी। कौन कौन से सत्र हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, विंटर सत्र। BMW बजट, मानसून, विंटर। ठीक है। प्रश्नकाल का मिनोमिक्स क्या हो जाएगा? TA, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना के प्रश्न। बजट पारित करने के मैंने बताया था, PGSVAF, प्रेजेंटेशन, जनरल डिबेट, स्क्रूटनी, वोटिंग, एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल। ये कुछ इनके ट्रिक्स थे। अब कुछ संशोधन किए गए हैं, उनको भी थोड़ा देखेंगे क्या क्या मेनली संशोधन किए गए हैं, उन पे थोड़ा हम देखेंगे। 1 मिनट रुकिएगा। सबसे पहले देखेंगे 31वां संशोधन, 31वां संविधान संशोधन 1973, 31 कब हुआ था? 1973। 1976 में भी एक बहुत बड़ा संशोधन हुआ था, आपको याद हो तो। 1978 भी आपको याद होगा। 1973 आपको कुछ याद आ रहा है? केशवानंद भारती केस, यही वो टाइम था। तो क्या हुआ 21वें संविधान संशोधन में कि सीटों में वृद्धि की गई। लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या थी उसको 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 525 से 45। पहले कितनी थी? 525, फिर कितनी हो गई? 545। केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या अधिकतम 25 थी, उसको घटा के 20 कर दी गई। पहले जो केंद्र शासित प्रदेश की सीटें थी वो मैक्सिमम 25 थी, अभी वो 20 हो गई हैं। और लोकसभा की जो अधिकतम सीटें थी वो 525 थी, वहाँ से 45 हो गई हैं। अब इसके पीछे कारण क्या था कि ये हेर फेर करना क्यों पड़ा? तो 1971 में हमारे देश में हुई थी जनगणना। अब जनगणना के बाद जनसंख्या का वृद्धि हुआ, अब उस अनुपात में हमें प्रतिनिधित्व भी बढ़ाना था, तो इसलिए हमने वो किया, हमने संशोधन लाया। संशोधन ला के हमने लोकसभा की सीट्स बढ़ाई, इसको 525 से 545 किया, और फिर यूटी की जो सीट्स थी उसको हमने कम किया। ये हो गया। फिर आता है 84th अमेंडमेंट, 84वां संविधान संशोधन 2001। 21वां का कारण क्या था? आप समझ गए। 1971 में जनसंख्या और जनगणना हुआ था, तो जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व को बढ़ाना था, तो हमने 525 से 545 कर लिए। 84वां आता है। अब 84वां में क्या किया गया? 84th में कि सीटों को फ्रीज कर दिया गया। इसमें बोला गया कि देखो जनगणना तो हमेशा होते रहता है, लेकिन अब जो सीट्स हैं वो 2026 तक इतनी ही रहेंगी, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। तो जो 545 थी लोकसभा की, और विधानसभा में भी जितने सीट्स थे उनको 2026 तक अस्थिर कर दिया गया कि 2026 के बाद पुनः परिसीमन जब होगा तब सीट्स को बढ़ाया जाएगा, अभी सीट्स इतने ही रहेंगी। और इनकी जनगणना का आधार वही रहा 1971 में जो जनगणना हुआ था। फिर क्या हुआ कि निर्वाचन क्षेत्रों का जो पुनर्गठन है उसको बाद में 1991 की जनगणना पर तय किया गया। जो डिलिमिटेशंस थे, तो डिलिमिटेशंस को 1991 के जनगणना के आधार पर किया गया, और इसको कब किया गया था? 87वें संविधान संशोधन द्वारा। 87वां, तो मेनली 84वां पे याद रखना है कि 2026 तक स्थिर कर दिया गया था। तभी अभी ये बातें चल रही है, जो नए नए वो परिसीमन के लिए बिल आ रहे हैं, तो ये सब क्या मेन सोर्स यही है, 84th अमेंडमेंट। आगे देखते हैं 104th 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2019 में आया था। इसमें क्या था कि SC/ST की जो आरक्षण की अवधि थी उसमें विस्तार किया गया था। लोकसभा में, राज्य विधानसभा में जो SC/ST के लिए रिजर्व सीट्स हैं उसको अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया 2030 तक। अनुच्छेद 334 के तहत इन्हें रिजर्वेशन प्राप्त है, तो उसे अगले 10 वर्षों के लिए और बढ़ाया गया कि 2030 तक इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। मेजर क्या था इसमें कि जो एंग्लो इंडियंस के लिए सीट्स थे, एंग्लो इंडियंस उनको बोलते हैं जिनके जो पिता हो, माँ तो इंडियंस थे और पिता जो थे वो विदेशी थे। तो एंग्लो इंडियंस की जो सीट्स थी उसके अंतर्गत क्या था कि पहले अनुच्छेद 331 के तहत भारत सरकार 2 एंग्लो इंडियंस लोगों को मनोनीत करती थी लोकसभा में। तो 104वें संशोधन में क्या किया गया कि इन 2 सीट्स को हटा दिया गया। तो 545 में से 2 हटा दिया गया, 543 अभी हमारे पास वर्तमान में है, और इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन से। अब ये स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस 2-3 बार पूछ चुका है, इसलिए मैं स्लाइड लेके आया हूँ आपके लिए कि कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे
एससी और एसटी के लिए आरक्षण नहीं है। एससी और एसटी के लिए किन राज्यों में आरक्षण नहीं है सीटों में? तो उसमें देखिए एससी में है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम और गोवा। 5 स्टेट उत्तर पूर्व के हैं और एक कौन से है? एक है गोवा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ऐसे कौन सा राज्य है जहाँ पे एससी के लिए सीट्स रिजर्व नहीं है लोकसभा के लिए, तो उनमें उधर वाले याद रखिएगा, पूर्वोत्तर वाले, और एक बस गोवा याद रखिएगा। पूर्वोत्तर में आप याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम। असम नहीं है इसमें, याद रखिएगा, असम नहीं है। और यूटीज कहाँ है जहाँ पे इनके लिए आरक्षित सीटें नहीं है? वो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, लद्दाख, दादरा नगर हवेली, दमन दीप, पुडुचेरी और चंडीगढ़। यहाँ पे भी इनके लिए नहीं है। एसटी के लिए कहाँ कहाँ नहीं है सीट्स रिजर्व? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। देखिए ऐसा नहीं है कोई भेदभाव इनके साथ किया गया कि यहाँ पे हम आपको सीट नहीं देंगे। एक्चुअली इनका यहाँ पे उतना प्रतिनिधित्व भी नहीं है, उतनी जनसंख्या ही नहीं है। तो जब जनसंख्या है ही नहीं तो सीट्स देने का क्या ही मतलब बनता है? जहाँ उनका जनसंख्या है, जहाँ प्रतिनिधित्व की बात आएगी वहाँ पे उनको सीट्स दिया जाएगा। इसलिए कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे नहीं है। पंजाब, हरियाणा आप उधर देख लो, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अगर ये इंडिया का ए वाला देखें, मैप तो थोड़ा ख़राब है, तो ए वाला एरिया, 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 ठीक है। थोड़ा सा गोवा यहाँ पे वाला एरिया और उत्तराखंड ये वाला एरिया, उत्तर भारत के राज्य हैं मेनली, ठीक है। तो ये राज्य हैं। और यूटीज में देखो दिल्ली भी है, चंडीगढ़ भी है, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मतलब ये पूरा एरिया मान लीजिए अगर ऐसे, तो ये जो पूरा एरिया है ये भी मान लीजिए। यहाँ पे एसटी को आरक्षण नहीं है, यही मैं बता रहा था आपको। कौन कौन से राज्य जहाँ पे आरक्षण नहीं है? एससी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम और गोवा। एसटी के लिए उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ पे नहीं है। अब देखते हैं कि क्या संसद ऐसे लगातार चलते रहता है या फिर इसमें कुछ और भी होता है। अब देखिए संसद की जो कार्रवाई है उसको 2 तरीके से रोका जाता है, एक होता है स्थगन और एक होता है सत्रावसान। अब दोनों में अंतर क्या है वो देख लेंगे। स्थगन जिसको एडजॉर्नमेंट बोलते हैं, इसके लिए कुछ घंटे, कुछ दिन या निश्चित काल के लिए संसद को रोका जाता है, उसकी कार्यवाहियों को रोका जाता है। यह कौन आदेश देता है? वो पीठासीन अधिकारी, स्पीकर जो होते हैं संसद के, या लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में सभापति होते हैं, वो ये आदेश देते हैं कि संसद स्थगित किया जाता है। इसके द्वारा बैठक को कुछ घंटे, दिन या निश्चित काल के लिए रोका जाता है। क्या किया जाता है? कुछ घंटे या कुछ दिन के लिए रोका जाता है। इसमें जो विधेयक होते हैं, जैसे अभी संसद चल रही है, कुछ विधेयक लाए गए हैं और उसका संसद का स्थगन हो गया, तो उसमें जो विधेयक हैं वो ये विधेयक के प्रस्ताव समाप्त नहीं होते हैं, वो ज्यों के त्यों होते हैं। जब अगली बार मीटिंग होगी तो उन विधेयकों पे दोबारा चर्चा किया जाएगा। सत्रावसान क्या होता है? तो सत्रावसान भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यहाँ कौन करता है? स्पीकर, पीठासीन अधिकारी, यहाँ पे राष्ट्रपति। इसमें क्या होता है कि वो संसद का जो पूरा सत्र, जैसे अगर मानसून सत्र चल रहा है तो पूरा सत्र ही समाप्त हो जाता है। अब अगली बार जो बैठक होगी वो शीतकालीन सत्र होगा, मानसून सत्र समाप्त हो गया। इससे क्या होता है कि लोकसभा का कार्यकाल ही समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है इससे? कि लोकसभा का कार्यकाल ही समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं गणपूर्ति या कोरम। ये ऐसा तो नहीं है कि संसद में 543 लोग हैं लेकिन 3 लोग आए, 4 लोग आए और संसद की कार्यवाही शुरू हो गई, विधेयक पे मतदान हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। संसद की कार्यवाही को शुरू करने के लिए एक निश्चित संख्या है जिसे हम कोरम या गणपूर्ति बोलते हैं, और वो क्या है? पूरे सदस्य का 10%, संसद की कुल क्षमता का 1/10वां भाग। अभी के टाइम में कितने हैं? 55 सदस्य, क्योंकि टोटल 550 है। ऐसे हैं 543 ही, लेकिन 7 और हैं जो, जिसमें से 2 तो हट गए और कुछ हमारे पीओके वाले क्षेत्रों के लिए भी है। तो संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 103 के अंदर है कि सदन की बैठक आयोजित करने और कोई भी वैध कार्य निर्णय लेने के लिए उपस्थित सदस्यों की न्यूनतम संख्या कोरम या गणपूर्ति कहलाती है। कि अगर इससे कम लोग हुए तो संसद का कोई कार्यवाही होगा ही नहीं, कोई बैठक नहीं होगी, कोई कार्यवाही नहीं होगी। और वो कितना है संसद के, लोकसभा के लिए कितना है? 55। किसी भी बैठक, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, उसके जो टोटल सदस्य संख्या है उसका 1/10वां हिस्सा होना चाहिए, और इसी 1/10वें हिस्से को कोरम या गणपूर्ति बोलते हैं। कोरम न होने पर अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह सदन को स्थगित कर देंगे।
क्या कर देंगे, सदन को स्थगित कर देंगे। लोकसभा के प्रमुख अधिकारी देख लेते हैं कौन कौन से अधिकारी हैं। तो देखिए, पहला तो अध्यक्ष होता है, दूसरा उपाध्यक्ष होता है और तीसरा प्रोटेम स्पीकर होता है। अध्यक्ष संसद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है, संसद के सदस्यों द्वारा। उन्हीं के बीच से कोई एक अध्यक्ष होता है और वो लोकसभा की कार्यवाहियों को देखता है। यह सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। आपको मैंने बताया था कि संसद की संयुक्त बैठक कब होती है, तो जब भी संयुक्त बैठक होती है तो लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। अगर वो नहीं हो तो उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। अगर वो भी नहीं हो तो राज्यसभा के उपसभापति, सभापति नहीं, राज्यसभा के उपसभापति उसकी अध्यक्षता करते हैं। आपको लगा सर सभापति से ऐसी क्या दुश्मनी है आपको कि आपने सभापति को लिस्ट से ही हटा दिया? देखिए, मैंने नहीं हटाया, संविधान सभा ने खुद हटाया है। क्योंकि जो राज्यसभा जब आप पढ़ोगे तो उसमें देखो कि राज्यसभा के सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, वो सदस्य नहीं होते हैं। तो अब सदस्य नहीं है तो अध्यक्ष तो सदस्यों के बीच से ही बनना चाहिए, तो इसलिए राज्यसभा के सभापति को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है संयुक्त बैठक का। तो कौन अध्यक्षता करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। ये आते हैं डिप्टी स्पीकर। जब अध्यक्ष अनुपस्थित हो, अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं हो, अध्यक्ष जब अनुपस्थित हो, रिक्त होने पे चुनाव होगा। अगर वो एब्सेंट है, एब्सेंट और वैकेंट ये दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, पॉलिटिक्स में बहुत काम आता है। तो जब वो एब्सेंट हो तो उनके पोस्ट पे काम कौन करेगा, उपाध्यक्ष काम करेगा। और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को तथा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। दोनों आपस में अदला बदली कर लेते हैं कि भैया मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ऐसे करके। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है कि जब नई लोकसभा आती है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं उनको एज ए स्पीकर कुछ टाइम के लिए नियुक्त करता है, ताकि वो लोकसभा के जो बाकी सदस्य हैं उनका शपथ ग्रहण करवा सके। क्या करवा सके, उनको शपथ दिलवा सके और अध्यक्ष के चुनाव संपन्न करा सके। प्रोटेम स्पीकर इसी काम के लिए होते हैं। नया अध्यक्ष बन गया तो वो उनकी सीट स्वतः समाप्त हो जाती है। मेनली कौन होते हैं, संसद के वरिष्ठतम सदस्य होते हैं। चुनता कौन है, राष्ट्रपति। काम क्या होता है, सदस्यों को शपथ दिलवाना और अध्यक्ष के चुनाव को मैनेज करना। अब देखिए, आपको लगता है कि सर जब किसी विधेयक पे वोटिंग होती है तो क्या अध्यक्ष वोट करता है? तो नहीं, नॉर्मली अध्यक्ष जो है वो वोट नहीं करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि वोट करने की बारी आई और वोटिंग हुआ और दोनों तरफ से बराबर हो गए, हाँ में भी उतने ही लोग हैं, ना में भी उतने ही लोग हैं, तो ऐसे मौके पे, ऐसे मोमेंट्स पे जो अध्यक्ष है वो कास्टिंग वोट करता है। कास्टिंग वोट मतलब निर्णायक वोट। निर्णायक वोट जब मत की बराबरी होती है तभी अध्यक्ष वोटिंग करेगा, ऐसे अध्यक्ष नॉर्मली वोटिंग नहीं करेगा। और जिसकी तरफ वो वोट कर दिया वही हो गया। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि लोकसभा अध्यक्ष प्रथम दृष्टया मतदान में भाग नहीं लेता है, लेकिन जब किसी प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट टाई हो जाए तब निष्पक्षता बनाए रखने व गतिरोध दूर करने हेतु अध्यक्ष अपना निर्णायक वोट देता है। क्या करता है, निर्णायक वोट देता है, जिसे क्या बोलते हैं, कास्टिंग वोट। तो एक अध्यक्ष के पावरों में से कास्टिंग वोट का पावर। अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सीट वाले शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं इंडिया में। सबसे ज़्यादा सीट वाले शीर्ष 5 राज्य कौन है? देखिए, पहला पे तो ऑब्वियस है कि यूपी ही आएगा 80 सीटों के साथ। अभी एक कहावत है कि जो प्रधानमंत्री यूपी से चुन के आता है, यूपी या किसी लोकसभा की सीट से चुन के आता है, उसका प्रभुत्व बहुत अच्छा होता है, वो एक अच्छा प्रधानमंत्री साबित होता है। ऐसा बस कहावत है, ये रियलिटी नहीं है। लेकिन आप मोस्टली देखोगे कि जो देश के महान प्रधानमंत्रियों की लिस्ट है उनमें से अधिकतर उत्तर प्रदेश से ही चुन के आए हैं। इवन मोदी जी खुद गुजरात से हैं, लेकिन उनका लोकसभा जो सीट है वो वाराणसी है, काशी है। दूसरे पे महाराष्ट्र आ जाता है 48 सीटों के साथ। तीसरे पे पश्चिम बंगाल आ जाता है 42 सीटों के साथ। फिर बिहार 40 सीटों के साथ और तमिलनाडु 39 सीटों के साथ। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार और फिर तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश उस वाले कोने पे, महाराष्ट्र नीचे, पश्चिम बंगाल एकदम पूर्व में चले जाओ और फिर बिहार जस्ट बगल में ही, और फिर सबसे नीचे आ जाओ तमिलनाडु। तो ये आप याद रखना। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से जो 17 सीटें हैं वो एससी के लिए रिजर्व्ड हैं। किसके लिए रिजर्व्ड है? एससी के लिए।
और कुछ राज्यों का देख लो, मध्य प्रदेश में 29 सीट्स है, कर्नाटक के पास 28 है, गुजरात के पास 26 है, केरल 20 है, झारखंड 14 है, राजस्थान 25 है, आंध्र प्रदेश 25 है, उड़ीसा 21 है, तेलंगाना 17 है, असम 14 है, पंजाब में 13 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, हरियाणा में 10 है, दिल्ली में 7 है, जम्मू और कश्मीर में 5 है। ठीक है, अब कुछ ऐसे लोकसभाएं जो अपने कारनामों से कुछ फेमस रहे हैं, उनमें से कुछ का देख लेते हैं। पहला तो पहली लोकसभा ही है। पहली लोकसभा 1952 से 57 तक रही थी। प्रथम आम चुनाव के बाद गठन। जीवी मावलंकर जो थे उसके पहले अध्यक्ष थे। कौन थे? जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे 1952 से लेकर 57 तक। पांचवी लोकसभा, क्यों भाई पांचवी क्यों? तो ये 1971 से 77 तक रही थी। तो असल 6 साल, ऐसे तो 5 साल रहता है। तो बस यही वो टाइम था जब देश में इमरजेंसी लगी थी, और इमरजेंसी को लगा के 1 साल के लिए कार्यकाल को बढ़ाया गया था और 6 वर्ष कर दिया गया था। वो अगर पूछे कि इमरजेंसी के टाइम कौन सा लोकसभा था, तो वो 5वीं लोकसभा थी। कब से कब तक थी? 1971 से 77 तक। फिर आ जाओ 13th लोकसभा। तेरामा क्यों फेमस है? 1999 से 2004। ऐसा क्या हुआ? तो ऐसा टाइम था जब प्रथम पूर्णकालिक गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकार, प्रथम ऐसी पूर्णकालिक सरकार रही जो जिसने अपने 5 साल के टर्म को पूरा किया। ऐसा प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार। कौन थे प्रधानमंत्री? आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने 5 साल पूरा किया था। एनडीए की सरकार थी। 13 लोकसभा 12 लोकसभा के बाद एक ऐसा टाइम आया जब कांग्रेस के अलावा कोई ऐसी पार्टी थी जिसने 5 साल तक लगातार शासन किया। शासन क्या किया? 5 साल तक लोकसभा को चलाया, देश को चलाया। शासन नहीं बोल सकते, देश को चलाया। पहले बने भी थे बहुत सारे जनसंघ वगैरह के बने भी थे। मोरारजी देसाई भी प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन ये लोग 5 साल के टर्म को पूरा नहीं कर पाए थे। अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे थे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने 5 साल का टर्म पूरा किया था। वर्तमान में जो चल रहा है 2024 से लेके अभी तक, वो 18वां है। कौन सी है? 18th है। विराट कोहली का नंबर। यही था लोकसभा। अब हम इसके क्वेश्चंस पे जाएंगे, इसके PYQs देखेंगे कि लोकसभा में क्या क्या पूछा गया है नेक्स्ट वीडियो में। और वो भी आपको इस क्लास के जस्ट बाद आपको उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। और मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनवा दूंगा आपके लिए, जिसमें क्लासेस की प्लेलिस्ट अलग होगी और PYQs की प्लेलिस्ट अलग होगी, ताकि अगर आपको PYQ का रिवीजन करना हो तो बस आप PYQ की प्लेलिस्ट देख के पूरा चीज़ों को ख़त्म कर सको। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और कमेंट कर देना। धन्यवाद।